Hello, class ninth. This is Tamanna Dheer, your social science teacher. I hope all of you are doing great. So, today we are going to start our new chapter, and the name of the chapter is Constitutional Design. So, as per the revised syllabus of CBSE ने जो क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का रिवाइज सिलेबस इस साल दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. सो वी विल नॉट डिस्कस दिस स्पेसिफिक और दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस वीडियो. सो वी विल स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, व्हाई वी रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो हम बात कर रहे हैं इंडिया की. इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है. क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है. किस तरह की डाइवर्सिटी है, कैसे डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, कल्चरल, रिलीजियस, लैंग्वेज, इवन अगर हम बात करें तो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट है लोगों के. तो इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्सिटी, दैट टू एट हाई लेवल. उसके बाद जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ पर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. अगर कहीं से भी इनइक्वालिटी का कोई पॉइंट आ जाता है तो बट ऑब्वियस है कि वो टर्न हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट. इसके बाद अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री की, हमारे पास्ट की, तो यहाँ पर क्या था, इंडिया एक स्लेव था. किसका? ब्रिटिशर्स का. तो कॉलोनियलिज्म जो है हमने फेस किया है, हमने सफ़र किया है. अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या ज़रूरत थी एक ट्रस्ट की. लोगों को एक विश्वास चाहिए था कि आगे जो हमारी कंट्री है वो ऐसे हाथों में दी जाए जिनसे कि क्या हो, जो हमारी कंट्री को स्टेबिलिटी से रन कर पाएँ, जो कि हमारी कंट्री का फ्यूचर जो है सिक्योर कर पाएँ, और सभी तरह की जो डाइवर्सिटीज़, जो डिफरेंसेस अवेलेबल हैं, सबको क्या मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले. तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. अब उस ट्रस्ट को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए जो एक सॉल्यूशन जो है, जो उस टाइम पे निकाला गया, वो क्या था कि कुछ ऐसे रूल्स जो हैं वो सेट किए जाएं जिनसे जो है सबको क्या कर दिया जाए, अबाइड कर दिया जाए, बाउंड कर दिया जाए सबको. यानी कि पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो नॉर्मल सिटीज़न है, सब क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. अब ये जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स जो हैं लिखे जाएंगे, बनाए जाएंगे, इनमें क्या स्पेसिफाई होगा, ये रूल्स हमें बताएंगे कि कंट्री में जो रूलर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको कैसे चूज़ किया जाएगा, किस प्रोसेस से जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है चुना जाएगा. जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल. तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्शंस होते हैं और उसके थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. सेकंड था कि ये जो रूल्स हैं ये हमें ये भी बताएंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो रूलर्स हैं, वो उन्हें क्या एम्पावर, उन्हें क्या पावर दी जाएंगी, यानी कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते. पावर्स और लिमिटेशंस जो हैं वो भी उन सेट ऑफ रूल्स में स्पेसिफाई की जाएंगी, बताई जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हम एक क्या हैं, हम सिटीजन्स हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट्स हैं. वो राइट्स जो है हमें कहाँ से मिली हैं, उन्हीं रूल से मिली हैं. वो जो रूल्स हैं वो सिटीजन्स को क्या देते हैं, राइट्स देते हैं. इनकी बात हम आगे करेंगे. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो रूल्स हैं, क्या इन्हें चेंज किया जा सकता है. ये जो सेट ऑफ रूल्स बनाया जाएगा, क्या विनर जो है, रूलर जो है, इसे चेंज कर सकता है? नो. सो द क्लियर आंसर इज़ नो. ये जो रूल्स हैं ये तब तक नहीं बदले जा सकते जब तक कि क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द कंसेंट नहीं मिलती है. और ना ही इस रूल को, इस सेट ऑफ रूल्स को ना ही कोई इग्नोर कर सकता है. सभी जो हैं इन रूल्स को फॉलो करने के लिए क्या होंगे, अबाइड होंगे. सो अब हमने इतनी सारी बात की कि ये जो सेट ऑफ रूल्स है ये इतना कुछ करेंगे. बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स हैं क्या? दीज सेट ऑफ बेसिक रूल आर एक्चुअली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन की अब हम बात करेंगे. सो डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. सो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन रूल्स का एक सेट है जिसको एक कंट्री में रहने वाले सभी लोग जो हैं क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फॉलो करेंगे. कोई भी पर्सन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को
इग्नोर नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, हर कोई जो है इन रूल्स के साथ अबाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है जो कि डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप को, किसके रिलेशनशिप को, अमंग द पीपल, यानी कि सिटीजन्स जो है एक टेरिटरी में उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और इसके साथ साथ वो पीपल और गवर्नमेंट और एक आम जनता के बीच में जो रिलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन उसे भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है, उसे भी सेट करता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को जो है पावर्स दे रहा है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये रिलेशनशिप भी वो डिफाइन कर रहा है। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शंस है, क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। पहला पॉइंट है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कि एक बड़ी कंट्री जैसे कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है, जिसका जो पास्ट है कॉलोनियलिज्म जिसने सफ़र किया है, उस कंट्री में क्या चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, साथ रहने के लिए, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड कंट्री बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है, जनरेट करता है उस ट्रस्ट को, उस कोऑर्डिनेशन को जो कि रिक्वायर है अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, और किसके पास जो है डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास होगी। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का डिसीज़न है, गवर्नमेंट का डिसीज़न किसके द्वारा लिया जाता है, आम जनता के द्वारा। हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज़ करते हैं। उसके बाद अगर नेशन को रन करने की पावर है वो तो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। तो इस तरह से किसके पास क्या पावर होगी, वो कौन सा डिसीज़न ले सकता है, ये सब कुछ भी कौन स्पेसिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। थर्ड, अभी हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को उनकी पावर के बारे में बताता है, बट ऑन द कंट्रास्टिंग साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड, गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उनको सभी पावर दी जाए, उनको बहुत सारी लिमिट्स भी दी जाती हैं जो कि पावर को क्या करती हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं। इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आम जनता को, सिटीजन्स को जो है उनकी राइट्स के बारे में अवेयर करता है। क्योंकि देखिए हमारे पास कोई भी किसी भी तरह की पावर नहीं है, तो अगर हमें लग रहा है कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी राइट्स का यूज़ करते हैं, इनका एडवांटेज लेते हैं अगेंस्ट आर एक्सप्लॉयटेशन और अगेंस्ट जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है उसके अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता, सिटीजन्स जो है एक्सप्लॉयट ना हो, पीपल ऑफ द कंट्री फेस ना करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को एक होल्ड भी देता है, लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शन भी बताता है। लास्ट फंक्शन है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल फॉर क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा पावरफुल और डेवलप्ड इकोनॉमी, एक अच्छा नेशन बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे लोग जो है एस्पायर हो रहे हैं कि येस वी आर लिविंग इन अ गुड नेशन, वी नीड टू मेक इट मोर बेटर डे बाय डे। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे। अब जैसे कि पुराना अगर हम बात करें तो इंडिया को फ्रीडम जो है वो कैसे मिली थी, थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को वो कॉन्फिडेंस दे रहा है एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अभी ध्यान दीजिए। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जो भी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नेचर की हों। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिन कंट्रीज़ के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक नेचर की हों, बट जितनी भी कंट्री डेमोक्रेटिक है उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। बट ऑल द कंट्रीज़ दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, आप ये लाइंस जो हैं इनको दोबारा से अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक नेशन का ही होता है, एक कंट्री का ही होता है। इवन अगर कोई एसोसिएशन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है तो वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। सो दिस टर्म नीड नॉट बी रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं अगर अपने पास्ट की, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है इसे लागू किया गया था इन द ईयर 1950।
लेकिन ये जो इसकी तैयारियां हैं, यानी कि इसकी जो प्लानिंग है वो ईयर्स एगो शुरू हो गई थी कि हमारी जो कंट्री की सिचुएशन जिस तरह से चल रही थी, तो हमारे जो रेवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपना माइंड सेटअप कर लिया था कि यस, इन वन डे इंडिया विल गॉट इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद हमारी कंट्री को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या है, वो सब जो है सिनेरियो सेट हो रहा था धीरे धीरे। तो तैयारी जो है काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉ करना था वो इतना ईजी टास्क नहीं था, वो भी ऐसे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो हालात चल रहे थे उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हमारी यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है वो भी एक ह्यूज और डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, वो एक ईजी अफेयर नहीं था, एक आसान काम नहीं था। पहला पॉइंट हमारी डिफ़िकल्टी का जो है, एट दैट टाइम पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स। कंट्री जो है कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे लोग। उस टाइम पे जो है ब्रिटिश जो है उनका राज चल रहा था, कहीं ना कहीं हम स्लेव थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद हम जो है पार्टीशन का जो हमारा दौर है वो भी चल रहा था। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज कि जो कंट्री है वो पार्टीशन के बाद जो है क्या हो गई, डिवाइड हो गई। रिलीजियस डिफरेंस के बेसिस पे क्या हो गया, कंट्री का डिवीज़न हो गया, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले एक अखंड भारत के लिए बन रहा था वो अब क्या हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो चुका था। बहुत ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही एक भयानक एक्सपीरियंस था जो पार्टीशन था इंडिया और पाकिस्तान का वो लोगों के लिए। सेकेंड डिफ़िकल्टी जो थी, बहुत लोग मारे गए थे। अप्रॉक्स 10 लाख ऑफ द पीपल्स वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। पार्टीशन रिलेटेड जो भी वायलेंस हुआ था उस दौरान क्या था, नंबर ऑफ पीपल जो है वो मारे गए थे, जिनकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो एक क्या कहते हैं नेगेटिव टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है बन चुका था। एक और प्रॉब्लम थी, ध्यान दीजिए इस प्रॉब्लम पे। ब्रिटिशर्स जो हैं कहीं ना कहीं अभी तक क्या था कि ठीक है इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है मिल रही थी, पार्टीशन जो है हो रहा था इंडिया का, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टीशन होते ही जो है ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे। ब्रिटिशर्स जो हैं अभी भी उनके पास जो है कुछ होल्ड थे, जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए थे जिनका खामियाजा जो है बाद में इंडियंस को जो है धीरे धीरे भुगतना पड़ा। तो उनमें से एक डिफ़िकल्टी की हम यहाँ पे बात करेंगे। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स वो होती है जहाँ पर उस टाइम पे राजा महाराजा जो हैं राज कर रहे थे इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं उनको उन्होंने एक अथॉरिटी दे दी, उन्होंने उनको एक पावर दे दी ब्रिटिशर्स ने कि वो डिसाइड करें कि वेदर दे वांट टू गेट मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने एक पावर दे दी थी कि आप डिसाइड करिए कि आप अपने आप को इंडिया के साथ मर्ज करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर आप अपने एक जो स्टेट है उसको एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो जाता तो इंडिया जो आज जैसा दिखता है वो कैसा, उसका जो व्यू है वो कैसा होता। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी बना दी थी इंडियन लीडर्स के लिए। एक इतना अनसर्टेन टास्क ये हो चुका था, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एफ़र्ट्स हैं किए गए, इनको कन्विंस किया गया कि आप अपनी स्टेट को जो है इंडिया के साथ मर्ज कीजिए, एक यूनाइटेड इंडिया आप बनाइए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको लिखा जा रहा था, और जो फ्यूचर था कंट्री का वो इतना सिक्योर नहीं लग रहा था जितनी सिक्योर आज हमारी कंट्री है। यानी कि बहुत सारे जो डाउट्स हैं उस टाइम पे, बहुत सारी एंग्जाइटीज़ जो हैं उस टाइम पे जो है माइंड में आ रही थी रिगार्डिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन एक बड़ा एडवांटेज भी हुआ किनके लिए, जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि साउथ अफ्रीका की तरह जो है उन्हें एक ऐसा कोई उन्हें मीन्स सिनेरियो नहीं बनाना पड़ा कि डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो कैसा सा लगेगा।
ये जो सारा कंसर्न था ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, ये जो प्लानिंग थी सारी ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम शुरू हो चुकी थी। नेशनल मूवमेंट जो था हमारा वो एक स्ट्रगल था, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन वो स्ट्रगल सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही नहीं था, बल्कि ये स्ट्रगल था एक ब्राइट इंडिया, एक सिक्योर इंडिया, एक डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए। यानी कि एक ऐसा इंडिया क्रिएट करने की प्लानिंग हो रही थी जो कि रेजुविनेट हो, रिफॉर्म हो, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसको क्या कर दिया जाए, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ऑब्वियस ही बात है जब हम बात कर रहे हैं रीजनल डाइवर्सिटीज़ की, तो क्या हो रहा था, अलग अलग जो ओपिनियन है वो निकल के आ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में ही। हर जो पर्सन था उसका अपना ओपिनियन था, अपना व्यू पॉइंट था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने टाइम में ही था, ये जो ओपिनियंस का डिफरेंस है, ये जो व्यू पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये आज भी वैसा का वैसा ही है, आज भी ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है रास्ता बना, कैसे इसका मेकिंग हुआ, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर द ईयर 1928। 1928 में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू जी और 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको ड्राफ्ट किया। सो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन द ईयर 1928। बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल नहीं दी थी उस टाइम पे, एक समरी जो है प्रेजेंट की थी, एक ड्राफ्ट के रूप में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया गया था। मूविंग ऑन, इन द ईयर 1931 एक रेजोल्यूशन जो है कराची सेशन में पेश किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जहां पर ध्यान केंद्रित किया गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा लगना चाहिए। ये कब हुआ था, इन द ईयर 1931, जहां पर रेजोल्यूशन कराची सेशन में दिया गया था बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट हैं, इनमें जो है कुछ रूल्स की, कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स थे जिनको क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। उन 3 पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रिंसिपल पे होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे, जिसका मतलब क्या होता है कि एडल्ट जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए वोट कास्ट कर सकते हैं। क्या एज लिमिट है, 18 और 18+। तो पहला रूल जो है ये वहाँ पर इंक्लूड किया गया। सेकंड रूल जो था वो था राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी का, कि लोगों को क्या किया जाएगा, लोगों को राइट्स दी जाएंगी फ्रीडम और इक्वलिटी की, जहाँ पर लोग जो हैं उसका अच्छे से यूज़ कर पाए, किसी भी तरह का डोमिनेशन जो है ना बने, किसी भी तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है लोगों को ना मिले। एंड द थर्ड इंक्लूजन वॉज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, चाहे वो कास्टिज़म के बेस पे हो, चाहे वो रिच और पुअर हो। तो बहुत ज़रूरी था कि उस टाइम पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो माइनर सेक्शन है, उनकी राइट्स को क्या किया जाए, सेफगार्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए, और सभी जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट भी किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो सभी लीडर्स ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने एक्सेप्ट की थी। मूविंग ऑन, जो हमारा कॉलोनियल रूल था उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्टअप करने में कैसे हेल्प की। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके मेकर्स ने जो है सब कुछ खुद से ही सोचा था, सब कुछ खुद से ही प्लान किया था। नो, बहुत सारे पॉइंट जो हैं, बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उन्होंने किससे लिए थे, ब्रिटिशर्स से भी कॉपी किए थे। कॉपी नहीं कह सकते हैं, चलिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उन रूल्स को अप्लाई करके देखा था कि क्या ये रूल्स जो हैं अगर हम इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो क्या ये हमारी कंट्री के लिए अच्छे होंगे। अब जैसे हम बात करें कॉलोनियल रूल की, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिश रूल ने जो है वोटिंग राइट्स जो हैं दिए थे, ठीक है। और उन वोटिंग राइट्स जो है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक लिमिटेड, एक स्पेसिफाइड सेक्शन को जो है उन्होंने वो वोटिंग राइट्स दिए थे, और उनका जो है बड़ा वीक लेजिस्लेचर जो है फॉर्म हुआ था। इलेक्शंस कंडक्ट हुए इन द ईयर 1937, प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो है वहाँ पे मिनिस्टर्स बनाए गए ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। अब ये जो इलेक्शंस थे ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन इन इलेक्शंस के द्वारा क्या हुआ, जो इंडियंस थे जो कि इस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला,
ठीक है, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला जो कि बाद में जो है बड़ा ही काम आया फॉर सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग इन देम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स जो हैं, प्रोसीजर्स जो हैं, उन्होंने क्या किए थे, कॉलोनियल लॉ से जो है इंस्पायर होके बनाए थे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत ज़्यादा जो है डेलिब्रेशन हुई, बहुत ज़्यादा सोचा गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कि क्या इसका बेनिफिट होगा, क्या इसके और कोई बेनिफिट होंगे। हमारे लीडर्स जो हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया डे बाय डे बाकी कंट्रीज़ के साथ कि ये जो हम आइडियल्स जो हैं फॉलो कर रहे हैं ये कंट्री में कैसे जाएंगे। अब बहुत सारे और आइडियल्स भी जो हैं फॉलो किए गए, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, बिल ऑफ राइट्स इन यूएस। इन सारे पॉइंट से क्या हुआ, इन सारे पॉइंट से जो है कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलता गया, एक आइडियाज़ जो है मिलते गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को। बहुत सारे इंडियंस को इन्होंने इंस्पायर किया, एक सोचने का मौका दिया कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बेस पे हमारा नेशन कैसा बिल्टअप होगा। ऐसा नहीं है कि इन आइडियाज़ को, इन पॉलिसीज़ को, इन क्या कहते हैं रेवोल्यूशंस को जो है इमिटेट किया जा रहा था, कॉपी किया जा रहा था बाकियों की तरह नहीं। क्या हो रहा था, हर स्टेप पे जो है क्वेश्चनिंग की जा रही थी कि क्या ये सब जो है ये हमारी कंट्री को सूट करेंगी, क्या यार ये सारे फैक्टर्स जो हैं जब हम इन्हें इंक्लूड करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इम्प्लाई करेंगे तो हमारे नेशन को बेनिफिट क्या होगा, हमें क्या बेनिफिट होगा पर्टिकुलरली। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है उसके जो आइडियल्स हैं, उसका जो आइडियाज़ हैं वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से जो है उस टाइम पे गेन किए गए थे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर. We will continue our chapter further in my next video. Thank you everyone.